सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मनोज संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है येस बैंक के ऊपर। ठीक है, सो मीन्स ये येस बैंक के बेसिकली उसका स्टॉक के साथ क्या होने वाला है। बेसिकली उसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड लग सकता है, यानी मीन्स आपने जितने भी शेयर खरीदोगे उसका 75% शेयर मीन्स आप 3 साल के बाद ही बेच सकते हो। ठीक है, सो ये सब चल रहा है। सो मीन्स आपका मीन्स दिमाग में चल रहा होगा कि मीन्स येस बैंक के साथ आगे होने क्या वाला है। मीन्स उसकी सिचुएशन बहुत खराब थी, फिर उसके बाद एक नया सीईओ आया, फिर एसबीआई ने टेक ओवर किया, फिर बहुत सारे रूमर्स थे कि भाई ये इन्वेस्ट करने वाला है, ये इन्वेस्ट करने वाला है, वो इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, सो मीन्स इस सब के बाद मीन्स क्या होने वाला है येस बैंक के साथ। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि येस बैंक के साथ क्या होने वाला है आगे जाके, और येस बैंक का मोड क्या है। बेसिकली येस बैंक क्यों पहले चल रही थी। येस बैंक मीन्स लोग दावा ठोक रहे थे कि मीन्स येस बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन सकता है। सो मीन्स उसकी वजह क्या थी बेसिकली, और ये सब चीज़ें बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे आज कि जो येस बैंक है वो टर्न अराउंड हो सकता है कि नहीं। टर्न अराउंड यानी बेसिकली जब कोई भी कंपनी रहती है बेसिकली उसका शेयर प्राइस नीचे जा रहा होता है। सो मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ चमत्कार हो जाता है जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस वापस ऊपर जाने लग जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड, यानी जो शेयर है वो नीचे जा रहा था और टर्न हो गया, यानी टर्न अराउंड हो गया वापस से। ठीक है, तो इसको हम टर्न अराउंड बोलते हैं। सो हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि क्या येस बैंक में चांसेस है टर्न अराउंड होने की। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली हम ऐसे वीडियो आते रहते हैं, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है, आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल बेसिकली आपके जैसे लोगों के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो ये वीडियो बनाने का आइडिया मीन्स मुझे थोड़े टाइम पहले आया था, जब मीन्स येस बैंक ने 35,000 करोड़ रुपए आरबीआई को ट्रांसफर किया था। मीन्स बेसिकली येस बैंक का कुछ पैसा आरबीआई से मीन्स बाकी था, आरबीआई ने कुछ पैसा येस बैंक को दिया था जो येस बैंक लौटा नहीं पा रहा था। सो उसी पैसों में से तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए येस बैंक ने आरबीआई को वापस लौटाए। ठीक है, सो मैं जानने लगा, मैं सोचने लग गया, और आप सब भी सोच रहे होंगे कि बेसिकली ये जो येस बैंक है उसकी सिचुएशन कुछ समय पहले बहुत खराब थी। वो पैसे के लिए मर रही थी, मीन्स वो तकरीबन एकदम क्या बोलते हैं बैंकरप्ट होने वाली थी, वो कोलैप्स होने वाली थी, इतनी बड़ी बैंक। सो मीन्स उसने 35,000 करोड़ रुपए मीन्स कैसे दे दिया। मीन्स ये क्या सिचुएशन पूरी पलट गई, मीन्स ऐसा पूरा अल्टी पल्टी हो गया, जज्बात पलट दिए इसने। कैसे हो गया ये सब, और अगर ऐसा चमत्कार हो सकता है तो आगे जाके येस बैंक भी क्या टर्न अराउंड बन सकता है, यानी क्या उसका शेयर प्राइस भी वापस से ऊपर जा सकता है। क्या ये येस बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन सकते हैं इंडिया में। ठीक है, सो ये वीडियो में हम इसी की जवाब जानेंगे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें बेसिकली थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें तकरीबन 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मीन्स कोई भी चीज़ का फ्यूचर जानने के लिए उस चीज़ का पास्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो हम चलते हैं अभी 2 साल पीछे, यानी 2018-19 की बात है। सो तब मीन्स ये जो येस बैंक थी वो एक बैंकिंग का हॉटशॉट था बेसिकली, और उसका जो मीन्स इन्वेस्टर मीन्स वो येस बैंक के स्टॉक से प्यार करते थे। मीन्स येस बैंक के स्टॉक पे मीन्स इतना प्यार बरसाते थे, और बेसिकली जो येस बैंक का सीईओ था तभी का, यानी राणा कपूर, और वो बेसिकली मीन्स इन्वेस्टर को वो भी बहुत पसंद था, और राणा कपूर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये जो पूरी पार्टी थी बेसिकली येस बैंक की जो पूरी पार्टी थी वो एंड कब हुई, वो एंड तभी हुई जब आरबीआई ने राणा कपूर को बोला कि हाँ भाई तो अभी वापस से कंपनी का सीईओ नहीं बन सकता, अभी हम तुझे सीईओ के पद से, सीईओ की पोजीशन से हटा रहे, और अभी हम खुद का यानी एक इंडिपेंडेंट सीईओ लाने वाले कंपनी में। ठीक है, सो बात यहाँ से शुरू हुई। सो जब आरबीआई ने ऐसा बोला सो इन्वेस्टर हिल गए, भाई ये राणा कपूर ने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। मीन्स बौखला गए थे, मीन्स पूरी कंपनी हिलने लग गई थी, पूरी येस बैंक थर 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 कांपने लग गई थी, और बेसिकली जो उसका शेयर प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। मीन्स तकरीबन एक दिन के अंदर येस बैंक को 20,000 करोड़ का मार्केट कैप का लॉस हुआ था, यानी उसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ नीचे गिर चुका था सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद हमें कुछ रूमर्स भी सुनने मिले, जैसे कहा जा रहा था मार्केट में बेसिकली कि जो येस बैंक है उसने अपना जो लॉस का रिपोर्ट होता है उसको बेसिकली अंडरस्टेट किया था, यानी मीन्स बेसिकली जो अपने इन्वेस्टर लोग थे, जो उनके शेयर होल्डर्स थे, आरबीआई थे, ये सबके सामने उनका असली लॉस लाया नहीं था, उनका जो एनपीए था, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बेसिकली ऐसे उधार जो उनको वापस नहीं मिले थे। ठीक है, सो उसको अंडरस्टेट किया था, यानी एनपीए ज़्यादा बताया नहीं था, एनपीए का परसेंटेज बहुत कम बताया गया था, और इसी वजह से आरबीआई ने ये स्टेप लिया था। और फिर इसी वजह से कंपनी में नया सीईओ आया था, और उस सीईओ ने मीन्स बहुत कुछ सही करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसमें बेसिकली वो एक लॉन्ग टेल होता है उसमें बेसिकली, यानी आपको मीन्स अभी आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको तकरीबन 2 से 3 साल बाद मिलने वाला है। यानी जो ये नया सीईओ आया था कुमार, बेसिकली उसका नाम था कुमार, सो उसने जो भी काम किया अपना, जो भी उसने अच्छा काम किया रहेगा उसका जो रिजल्ट है वो तकरीबन हमें 3 साल बाद देखने मिलेगा। सो बेसिकली ये जो अभी का जो पीरियड था बेसिकली मीन्स लॉसेस हो रहे थे, बैंक को पैसा जा रहा था बैंक के पास से, सो वो सब राणा कपूर जो उसके पहले का सीईओ था उसकी वजह से, उसके कांड की वजह से हमें सब देखने मिल रहा था। ठीक है, तो जो लॉस है वो बढ़ते जा रहे थे, और उसका एक बेसिक कारण ये भी था कि जो ये बैंक था, जो येस बैंक था, वो बेसिकली मेनली जो उसका जो मेन पैसा था वो लार्ज कॉर्पोरेट को अपना पैसा देता था, यानी जो उसके पास पैसे थे वो मीन्स बेसिकली हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर को कम पैसा देता था, लेकिन उसके पास जितना भी डिपॉजिट था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को देता था, जिसकी वजह से मीन्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी जैसे IL&FS और ये सब कंपनियां, ये सब मीन्स डूबने लग गई, ये सब मीन्स बहुत ज़्यादा घोटाले होने लगे, स्कैम होने लगे, रेटिंग स्कैम होने लगे, ये सब चीज़ें हो गई। और जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों में मीन्स ये सब कंपनियां दिवालिया होने लगे, बैंकरप्ट होने लगे, ऑलमोस्ट बैंक
बैंकरप्ट होने लग गई, ठीक है। सो जिसकी वजह से येस बैंक को उसका पैसा मिल नहीं पाया। सो अब ये देखेंगे, सो ये सब में गलती किसकी है? बेसिकली राणा कपूर की गलती है, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा रिस्की कंपनियों को अपने पैसे उधार दिए थे। लेकिन अभी उसको बोल के भी क्या कर सकते हैं, वो तो बेचारा अभी उसने गलती करके चला गया। मीन्स बेचारा तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन गलती करके चला गया, अभी हो क्या सकता है उसके साथ। सो अभी उसको ये सब लोन तो हटाने पड़ेंगे, सब गंदे गंदे लोन उसको साइड में रखने पड़ेंगे। सो अगर हम येस बैंक के केस में देखेंगे, सो मीन्स उसकी ताकत ये थी, उसका स्ट्रेंथ यही था कि उसका जो जितना भी डिपॉजिट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन में दिया गया है। और किसको लोन में दिया गया है? लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज को, ठीक है। सो उनको लोन में दिया गया है। सो मीन्स ये जो चीज़ है ये उसके लिए दो धारी तलवार जैसी बनी है। मीन्स उसका फायदा भी हुआ है इसकी वजह से, और उसका नुकसान भी हुआ है। नुकसान मीन्स बेसिकली इसी वजह से हुआ है क्योंकि मीन्स जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली आप देख सकते हैं मीन्स थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है आगे जाके मीन्स और नीचे जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका है, पेंडेमिक आ चुका है, लॉकडाउन आ चुका था। सो ये सब चीज़ों की वजह से, और पहले भी बहुत सारे कारण हो चुके हैं जिसकी वजह से नीचे जा रहा है, और उनकी बेसिकली मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगा। सो मीन्स बेसिकली उन्हीं सब वजहों की वजह से जो इंडिया का जो इकोनॉमी था वो नीचे जा रहा था पहले से ही। और ये सब जो कंपनी थी, कॉर्पोरेट थे, राज कॉर्पोरेट थे, उनको लॉसेस हो रहे थे। और बेसिकली अभी लॉसेस हो रहे थे, पैसा नहीं आएगा उनके पास। सो अभी वो लोग लोन कहाँ से देंगे, जिसकी वजह से लोग डिफॉल्ट कर रहे थे और बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। बेसिकली येस बैंक को ही बात करूँगा मैं। और मीन्स इसी वजह से जो इन्वेस्टर लोग थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी बैंक में कम होते जा रहा था, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस थे वो गिरते जा रहे थे। मीन्स शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलिटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से एसबीआई और बाकी की 7 बैंकों ने मिलकर जो येस बैंक था उसके 79% का स्टेक अपने पास रख दिया, यानी उसने खरीद लिया, ठीक है। सो जिसकी वजह से मीन्स थोड़ी स्टेबिलिटी आई, क्योंकि मार्केट में कम स्टॉक अगर रहेंगे तो बेसिकली कम स्टॉक ट्रेड होंगे और बेसिकली मीन्स थोड़ी वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी एक हद तक, ठीक है। सो ये था एक कारण। देन उसके बाद एसबीआई ने टेक ओवर किया। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। सो बेसिकली अभी हम प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं, यानी अभी हम वर्तमान काल में पहुंच चुके हैं, यानी अभी की सिचुएशन के हिसाब से पहुंच चुके हैं। सो मीन्स अभी हमको फ्यूचर जानना है कि आगे होने क्या वाला है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बैंक काम कैसे करता है। सो जो बैंक है वो बेसिकली उसका बहुत सिंपल फंड है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो करता यह है कि वो लोगों से सस्ते दाम पे, यानी उसको सस्ते इंटरेस्ट देके वो लोगों से पैसा उठाता है। यानी वो लोगों को कहता है कि मैं तेरे को तेरा पैसा दे मेरे को, मैं तेरे को 3% इंटरेस्ट दूंगा, 4% इंटरेस्ट दूंगा, या फिर ऐसा कुछ देता है, ठीक है। सो वो लोगों से 3 या 4% इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं, एंड देन बाकी सब कंपनियों को या फिर बाकी लोगों को वो 60 से 8% के इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा देते हैं, ठीक है। सो बैंक का काम इतना सिंपल है कि कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाता है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे को लोन करता है, और बीच में इतना फर्क होता है वो बेसिकली वो कमा देता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि समझ जाए 1 लाख, सो ये जो बंदा है, ये बंदा, ठीक है। सो मीन्स ये जो बंदा है इसको 1 लाख रुपए का एफडी बनाना है, यानी फिक्स डिपॉजिट बनाना है। सो इसने 1 लाख का डिपॉजिट, सो उसने 1 लाख का एफडी बनवा दिया। सो अभी मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को 6% का इंटरेस्ट दूंगा। तो अभी 1 लाख मेरे पास आ गए। तो अभी 1 लाख को मैं आगे किसी और को उधार दे दूंगा, समझ जाए 8% का इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। सो अभी मेरे को 1 लाख के ऊपर 8% मिल रहा है, यानी मेरे को तकरीबन 8,000 रुपये हर साल के मिल रहे हैं, और मेरे को इसको 6,000 रुपये हर साल के देने हैं। सो अभी 8,000 आ रहे हैं, 6,000 जा रहे हैं, सो मेरे पास 2,000 बचते हैं, और यही बैंक का प्रॉफिट होता है बेसिकली। सो बैंक ऐसे ही प्रॉफिट कमाते हैं। सो अगर आप देखेंगे सो इस पे मीन्स आपको एक सिंपल सी चीज़ समझ में आएगी कि बैंक को जितने सस्ते दाम पे, मीन्स जितने सस्ते इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा मिलेगा, बैंक को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो सबसे सस्ते दाम पे पैसा कहाँ से मिलता है, मीन्स सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली वो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से मिलते हैं। सो मीन्स अगर आपका बैंक में अकाउंट होगा, सो आपको पता होगा, मीन्स आपका अगर करंट अकाउंट होगा सो आपको उस पर 0% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट होगा सो आपको तकरीबन 3% से लेकर 6% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर आपका एफडी होगा सो आपको तकरीबन 6%, 8%, 9% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता होगा। सो अभी किसी भी बैंक के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही होगा कि उसके पास जो मैक्सिमम पैसा आता है वो कम इंटरेस्ट रेट पे है, यानी वो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से है, ठीक है। सो बेसिकली इसको हम कासा रेशियो बोलते हैं, एक रेशियो होता है बैंकिंग टर्म में जिसको हम कासा रेशियो बोलते हैं। सो कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो यानी बेसिकली आपका जितना भी पैसा है, यानी टोटल डिपॉजिट है, उस पैसे का कितना प्रतिशत हिस्सा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से आता है, यानी कम इंटरेस्ट रेट पे आता है, ठीक है। सो मीन्स ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जितना कम होगा, यानी बैंक को जितने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, बैंक को उतना ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, ठीक है। सो मीन्स जितना ज़्यादा कासा रेशियो रहता है उतना ज़्यादा बैंक के लिए अच्छा रहता है। सो अगर हम बात करें कुछ बैंक की, सो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका कासा रेशियो तकरीबन 56% के आसपास है, यानी उसके पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 56 यानी 50% से ज़्यादा पैसा उसको सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में से आता है, ठीक है। सो मीन्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और वहीं पर अगर हम येस बैंक की बात करेंगे सो वो 26% है, यानी येस बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका सिर्फ 26% हिस्सा उसको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से मिलते हैं, ठीक है। सो मीन्स ये सब हुआ कैसे? मीन्स जैसे आपने देखा होगा मीन्स येस बैंक में जब ये सब कांड हुआ था, मीन्स उसका सीईओ चेंज, और उसके बाद मीन्स उसमें एक रोक लगा दी गई थी कि मीन्स आप सिर्फ उसमें 10,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो या फिर 50,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। सो इसकी वजह से जो उसमें जो लोग थे, यानी उसके जो कस्टमर थे, उसमें मीन्स हाहाकार मच गया कि भाई ये कैसी बैंक है, ऐसा करे वैसी करिए, या बैंक में भी फ्रॉड हुआ, ऐसा किया वैसा किया। सो मीन्स उनमें डर बैठ गया, सो मीन्स उनमें घबराहट बैठ गई, और उन्होंने मीन्स उसके सामने जो येस बैंक का जो नाम था वो बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो लोग ने येस बैंक से अपना पैसा निकाल दिया।
और इसी वजह से यस बैंक में से मार्च 2020 के महीने के बाद तकरीबन 1 लाख करोड़ निकाले जा चुके हैं। जी हाँ, 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट निकाला जा चुका है कस्टमर के द्वारा, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कस्टमर पे मीन्स कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से कासा रेशियो कम हो चुका है, जिसकी वजह से बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो चुकी है। और अगर हम डिपॉजिट की बात करेंगे तो जो डिपॉजिट है वो भी कम हो चुका है, जिसकी वजह से बैंक का रेवेन्यू भी कम हो चुका है। सो अगर बैंक का रेवेन्यू कम होगा, साथ ही साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। सो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, एक डिजास्टर का मीन्स ये पूरा फॉर्मूला बन चुका है, पूरी रेसिपी बन चुकी है डिजास्टर की, यानी कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं सभी फिलहाल बहुत खतरनाक चीज़ें हो चुकी हैं। तो येस बैंक को आगे जाने के लिए उसको बेसिकली कासा रेशियो अच्छा करना पड़ेगा और अपना डिपॉजिट भी बढ़ाना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो बेसिकली बैड लोन का है, यानी एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे मैंने बात किया, किसी बंदे को बैंक के पास 1 लाख रुपए का एफडी बनवाना है। ठीक है, सो अभी उसने 1 लाख रुपया मेरे को दिया और मैंने दूसरी कंपनी को 1 लाख रुपया दिया, और बीच में जैसे मैंने बताया था उसको 6% में इंटरेस्ट दे रहा है, वो मेरे को 8% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी बीच में 2,000 रुपया मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो अगर ये जो कंपनी है जिसको मैंने 1 लाख रुपया दिया उसने मेरे को 1 लाख रुपया वापस लौटाया नहीं, तो सो मिस में जो 2,000 का प्रॉफिट था, मिस में 2,000 के प्रॉफिट के चक्कर में मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। सो मिस बात यही है, मिस जो 1 लाख है उसको हम एनपीए बोलेंगे। एनपीए यानी बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे एसेट यानी बेसिकली ऐसा पैसा जिसने अपना काम नहीं किया, जो मीन्स वो पैसा मीन्स मेरे हाथ से जा चुका है, उसको मीन्स मैंने ऐसे मान लिया कि वो पैसा भी मेरे पास वापस आने ही नहीं वाला है। ठीक है, सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बोलते हैं। और तकरीबन कुछ ये महीने में मीन्स ये जो क्वार्टर था उसके रिजल्ट के आसपास, उसके रिजल्ट में येस बैंक का जो एनपीए था, जो नेट एनपीए था, वो तकरीबन 14% के आसपास था, जो कि बहुत खतरनाक है। मीन्स उसका जितना भी डिपॉजिट है, जैसे मैंने बताया, मीन्स जितना भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का तकरीबन 14% जो पैसा था वो एनपीए हो चुका था। यानी बैंक मिस मुश्किल से इतनी मेहनत कर करके तो तकरीबन जितना भी डिपॉजिट है उसका सिर्फ 2, 3, 4, 5% कमा सकती है, लेकिन उसका 14% पैसा जा चुका है, यानी 14% लॉस हो चुका है, और जबकि उसका प्रॉफिट बहुत कम होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहीं पे यही थी। तो सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और मीन्स साथ ही साथ आप जैसे देख सकते हो, मीन्स कोरोना वायरस का टाइम है, पेंडेमिक का टाइम है, जिसकी वजह से बैंक को बिजनेस मिलना भी मुश्किल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, और साथ ही साथ बैंक को पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने बताया कि मीन्स बैंक को अपना डिपॉजिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर डिपॉजिट बढ़ाए तभी आके उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। सो उन्होंने मीन्स पैसा रेस करने की बहुत कोशिश की। हमें कुछ समय पहले मीन्स तकरीबन न्यूज़ आ रही थी कि ये $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, या फिर ये कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इस बैंक में, या फिर ये करने वाला है वो करने वाला है, लेकिन हमें ऐसा कुछ सामने देखने मिला। ये सब सिर्फ रूमर्स थे मेरे हिसाब से, कुछ किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया बेसिकली। और येस बैंक को खुद से मीन्स तकरीबन 14,000 करोड़ अपने एफपीओ से रेस करने पड़े, जैसे मीन्स अभी आपने देखा रहेगा उसका एफपीओ आया था थोड़े टाइम पहले, जिसकी वजह से मीन्स जो उसके पुराने इन्वेस्टर थे उनको थोड़ा नुकसान हुआ। उनकी जो इक्विटी होल्डिंग थी कंपनी में वो तकरीबन 10% कम हो चुकी है, जिसकी वजह से मीन्स ये सब नुकसान तो झेलना पड़ेगा आपको अगर शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है। ठीक है, सो अगर हम अभी बात करेंगे टर्न अराउंड की, सो अगर बैंक को टर्न अराउंड होना है सो उसको क्या करना पड़ेगा। सो अभी टर्न अराउंड की बात करते करते सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है मोट। सो अगर मैं समझ जाए कोई भी कंपनी है, जो येस बैंक थी वो तकरीबन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बनने वाली थी, लोगों के दिमाग में सोच चल रही थी कि भाई ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन सकती है एचडीएफसी को पीछे छोड़ के। ठीक है, सो मीन्स अगर ये लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन सकती है तो इसकी जो ऐसी खासियत है, यानी बिजनेस एडवांटेज क्या है इसकी, इसका मोट क्या है बेसिकली। तो जो मोट था उसका बेसिकली यही था कि उसका जितना भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का कुछ ही प्रतिशत पैसा उसने रिटेल इन्वेस्टर को दिया था, और बाकी का जो ह्यूज प्रतिशत पैसा था वो तकरीबन लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे बेसिकली। यानी इंडियन की जो कंपनी थी, इंडिया की जो भी कंपनी थी, उनको कॉर्पोरेट लोन्स दिए थे बेसिकली, बहुत बड़े बड़े लोन दिए थे, जिसकी वजह से मीन्स उसको मीन्स उसका बहुत ज़्यादा पैसा मीन्स उसको बार बार अलग अलग लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा था, भाई तेरे को लोन चाहिए, तेरे को लोन चाहिए, तेरे को ये चाहिए, तेरे को वो चाहिए। उसने मीन्स एक तरह अपना पैसा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया था, मीन्स पैसा लगा दिया था, लोन पे दे दिया था उनको बेसिकली। सो मीन्स अगर हम मोट की बात करेंगे तो ये था उनका मोट, और इसी वजह से मीन्स जो बैंक थी उसके शेयर प्राइस ऊपर जा रही थी, उसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा था, और मीन्स इसी सब वजह से उसका मार्जिन भी अच्छा खासा था। लेकिन अगर हम अभी बात करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम हुई है वो बेसिकली इसी वजह से हुई है, उनके मोट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मीन्स उन्होंने अपना पूरा पैसा मीन्स समझिए उसके पास 10 लाख रुपए थे, तो ये 10 लाख रुपए उन्होंने 100 बंदों को नहीं दिए, लेकिन उसके बदले 10 लाख रुपए उन्होंने 5 कंपनियों को दे दिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी एक कंपनी ने मीन्स ये कर दिया, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कर दिया, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा एक साथ। लेकिन अगर उन्होंने 10 लाख रुपए 100 बंदे को दिए होते तो किसी एक बंदे ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो बेसिकली उनका जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मोट था उनका वो बेसिकली उनकी ही वाट लगा रहे हैं, उन्होंने बेसिकली मीन्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, तो उनका जो मोट है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जो टर्न अराउंड के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो अभी यहाँ पे हो क्या सकते हैं, सो अभी जो बैंक थी येस बैंक, उसमें नया सीईओ आया, और बेसिकली वो बहुत मेहनत करे जो नए सीईओ आए, और वो तकरीबन हर दिन 18 घंटे काम करे बैंक की जो सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए।
और मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है। और अभी फिलहाल उन्होंने एक नई कमेटी बनाई है जिसके हिसाब से मीन्स वो लोग जितने भी मीन्स जो बैड लोन है, जितने भी एनपी है, वो लोग को एक अलग मीन्स एक सेट बना देंगे उनका, पूरे एनपीओ का यानी पूरे बैड लोन का एक सेट बनाएंगे और उसको दूसरी किसी बैंक की एक दूसरी एंटिटी बनाएंगे, अपने येस बैंक, हम समझ सकते हो छोटा भाई बनाएंगे। और उसमें वो जो पूरा पैसा है यानी जो जितना भी बैड लोन है वो सब वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जो येस बैंक है उसके पास सिर्फ गुड लोन बचे रहे, ताकि ये जो येस बैंक है उसकी जो इमेज है वो अच्छी हो सकती है। और अगर एक बार इमेज अच्छी हो गई तो बेसिकली इन्वेस्टर लोग भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और बेसिकली इसका जो पैसे का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है। और इमेज अच्छा होने का एक और भी फायदा है, बेसिकली अगर इमेज अच्छी होगी तो इससे पुराने कस्टमर इसके पास वापस लौटेंगे या फिर कुछ नए कस्टमर लौटेंगे, जिसकी वजह से मीन्स इसका जो मार्जिन है वो बढ़ सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, सो अभी जो न्यू मैनेजमेंट है उसके सामने बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम टर्न अराउंड की बात करेंगे सो ये बिल्कुल हो सकता है अगर जो मैनेजमेंट है उसने जितने भी बैड लोन है उसको हटा दिया और कंपनी के पास सिर्फ अच्छे लोन रखे और उसका जो मोड था यानी जो पैसे है मीन जितना भी डिपॉजिट है हमारा वो सिर्फ हम लार्ज कंपनियों को देंगे, मीन्स बहुत कम कंपनियों को देंगे और बेसिकली अच्छी कंपनियों को देंगे जो भले हमें इंटरेस्ट कम देती हो लेकिन मीन्स उसके ऊपर भरोसा हो हमें। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कंपनियों को देंगे मीन्स ये जो मोड था बेसिकली वो जो उसकी मैनेजमेंट है वो मोड वापस से बना पाती है, सो ये जो कंपनी का टर्न अराउंड होने के पूरे चांसेस है अगर ये इमेज सुधार पाती है, फिर जो फंडिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाती है। ठीक है, सो ये सब कर पाती है, सो बेसिकली टर्न अराउंड हो सकता है। सो ये बेसिकली पूरी तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर हो सकता है। अभी फिलहाल तो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, हम बेसिकली सर्टेनिटी के साथ मीन्स गारंटी के साथ कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। सो मीन्स अभी कुछ भी हो सकता है, अभी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या करने वाली है और मेरे हिसाब से मैनेजमेंट कुछ अच्छी करने वाली है। सो मेरे हिसाब से आपको फिलहाल तो अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब कुछ अच्छे रिपोर्ट यानी जब कुछ अच्छे साइन आने लग जाएंगे, मीन्स इसका डिपॉजिट बढ़ते जा रहे हैं, देन उसका जो कासा रेशियो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके एनपीओ के जो परसेंटेज एनपी के परसेंटेज वो कम होते जा रहे हैं, देन इसका जो फंड का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होते जा रहे हैं। सो ये सब साइंस जब आपको आने लग जाएंगे, मीन्स ये सब न्यूज़ आने लग जाएगी, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं खतरनाक होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मीन्स आपको फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है बेसिकली। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपने बेसिकली सट्टा लगाए है, अभी कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, आपको मीन्स बेसिकली थोड़ा फ्यूचर में वेट करना चाहिए। और अगर आप सोचोगे कि मीन्स फ्यूचर में वेट करेंगे हम, तो बेसिकली शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, सो हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बेसिकली आपको डरने की बात नहीं है, मीन्स शेयर का प्राइस कितना बढ़ेगा, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, तो तकरीबन 5 से 10% बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ सकता है, 30% बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा। मीन्स 20% 30% है वो तो मीन्स आप ऐसे आराम से निकाल दोगे। मीन्स अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है और अगर आपको मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी फाइंड आउट करनी है, सो आपको मीन्स पूरी तरीके से उसमें श्योर होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा नहीं खोना है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का जो पहला रूल है वो यही है कि आपको अपना कैपिटल, अपना पैसा कभी भी गलत जगह पर नहीं लगाना है, आपको अपना पैसा कभी भी खोना नहीं है। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप फिलहाल इन्वेस्ट मत करो, कुछ अच्छे साइन आने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो थी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला, आपको मीन्स थोड़ा लगा कि मीन्स आपकी जो आइडियोलॉजी थी इन्वेस्टिंग के द्वारा, मीन्स इन्वेस्टिंग के ऊपर जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी बेहतर हो चुकी है, आपको मीन्स थोड़ी अच्छी चीज़ें सीखने मिली, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।